ये लो तनख्वाह। केशव ने अपनी पत्नी कल्पना के हाथों पर नोटों की गड्डी रखते हुए कहा, मगर कल्पना अपना मुंह फुलाए खड़ी रही। उसने हिराकत से उन मुट्ठी भर रुपयों को आग्नेय दृष्टि से देखा। वह घर के बाहर बात टालने को निकल गया और जब लौटा तो गर्म समोसे का लिफाफा हाथ में था। वो अपने शब्दों को भरसक मुलायम बनाते हुए बोला, ये लो और एक कड़क चाय पिलाओ। आज काम बहुत था दफ्तर में, थक गया हूँ। जो खरीदना चाहो सो ले लेना, तुम्हारा त्यौहार भी तो नज़दीक है। कल्पना चाय तो बनाकर ले आई, मगर सिर्फ उसके लिए। केशव उसके खराब दिमाग को भांप कर भी मौन रहा, मगर वह चुप नहीं रही। उसने तनख्वाह के पैसों को एक कागज़ पर खर्च के साथ लिखकर केशव की खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी। जनाब, ऐसे खरीदी करने को कह रहे हैं, जाने कौन सा खजाना धर रहे हैं मेरे हाथ में। केशव उसका स्वभाव जानकर ही शांत रहते थे। उन्होंने धीरे से कहा, देखो, जो लेना चाहती हो वो ले लो, 2,500-3,000 रुपये से ज़्यादा ना खर्चना। ओह, ये सुनकर तो कल्पना चोट खाई नागिन से फुफकार उठी और बोली, पता नहीं लोग शादी क्यों कर लेते हैं, अगर उनकी हैसियत ही नहीं होती उसके सपने पूरे करने की। पता नहीं क्यों ऐसा कहते समय उसकी नज़र ना तो प्रिया की मासूम आंखों पर पड़ी और ना ही केशव के सूने गले पर। केशव ने धीरे से कहा, कल्पू, प्रिया सुन रही है तो सुने ना, उसका भाग्य भी तो यही है। अच्छा है, उसे आदत रहेगी। हर त्यौहार किलस कर सिसक कर करना ही मेरी नियति है। और औरतों को देखो, बाजार करते करते सांस फूल जाती है त्यौहार तक। एक मैं हूँ जिसे पति के नाम पर मिट्टी का माधो मिला है। तैयार हो तो बला से, ना तैयार हो तो बला से। अरे, तुम जितना मांगती हो दे तो देता हूँ, केशव ने बात संभालते हुए कहा। तो वो रुपल्ली तुम्हारी ही गृहस्थी की भेंट चढ़ जाती है। पहली बार केशव के माथे पर क्रोध को जब्त करने वाला पसीना आया। वह जोर से बोला, कल्पना, कभी मैंने तुम्हारी मेहनत को कम आंका जो तुम मेरी कमाई को बढ़ती बच्ची के सामने जलील कर रही हो? तो क्या करूं? तुम रोटी ही तो खिलाते हो, बदले में मैं भी घर में मेहनत करती हूँ। हम मध्यम वर्गीय हैं और हमारी गाड़ी ऐसे ही बचे खुचे अरमानों से चलती है। मगर चकाचौंध की दीवानी कल्पना लड़ते लड़ते यह भूल बैठी कि वह अनजाने में पति के स्वाभिमान को भी बुरी तरह से चोट पहुंचा बैठी थी। वह शुरुआत से ही पहनने ओढ़ने की शौकीन थी और इसी सनक में उसे भले किसी का दिल भी क्यों ना दुखाना पड़े, उसे सिर्फ अपने से ही मतलब होता। शादी के पहले भी उसकी यही कोशिश रहती कि उसके जैसा कपड़ा किसी और के पास ना हो, वरना वह पूरे घर में कलह मचा देती। उसकी दादी ने दबी जुबान में उसे कई बार समझाते हुए कहा कि मनुष्य का चोला रखकर अपनी ख्वाहिश की चादर इतनी भी नहीं बढ़ानी चाहिए, पर कल्पना ने अपनी दबंगई के चलते हर रिश्ता और उसका सम्मान ताक पर रख दिया। हर त्यौहार पर हफ्तों पहले वह गृहस्थी के खर्च काटकर खुद की सास सवार पर अच्छा खासा खर्च कर डालती और लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स वो चटकारे ले लेकर पढ़ती और खुश होती। शुरुआत में जो केशव उसकी खूबसूरती का दीवाना बना फिरता था, अब वह उसका सामना करने से कतराने लगा। कारण था उन दोनों की बढ़ती हुई बेटी प्रिया। बड़ी बड़ी आंखों वाली प्रिया सामान्य बच्चियों की तरह ही थी, बस पिस जाती। कल्पना के अहम और केशव की चुप्पी के बीच केशव को लिहाज लगता कि कहीं प्रिया उसे एक कमज़ोर पिता न समझे। एक पुरुष होने का फर्ज निभाते हुए वह उसे खुश रखने की जितना जतन करता, उसकी ख्वाहिशें उतना ही उछाल मारने लगती। धीरे धीरे उसे भी समझ में आने लगा उसका रवैया। अब जो समय वह उसके साथ प्रेम से गुजारता था वह बाहर गुजारने लगा। हाँ, समय काटने की गरज से वह बाजार में ही नौकरी के बाद अकाउंट का काम देखने लगा। घर जाता तो बस खाने और सोने के लिए। धीरे धीरे उसने अपना कमरा अलग किया और खाने सोने से ही वास्ता रखने लगा। घर में एक शाम वह आया तो एक खूबसूरत महंगी साड़ी लेकर और प्रिया को आवाज़ दी कि माँ को दे आओ। प्रिया लेकर गई तो उसके अंदर एक मंगलसूत्र भी था, जिसे देखकर कल्पना तो निहाल ही हो गई। उसने केशव की मनपसंद खीर प्रिया के हाथों से भिजवाने की कोशिश की,
मगर उसने ठंडेपन से मना कर दिया। खैर, उसे ना कोई अंतर पड़ना था और ना ही पड़ा। वह अपने धुन में मस्त रही। उसकी सारी तैयारी पूरी थी। त्योहार में भी ज़्यादा समय ना बचा था, मगर 3 दिनों से केशव की उसे शक्ल भी देखने को ना मिली। उसे कुछ बेचैनी तो हुई, पर फिर भी सोचा सब कुछ तो ठीक ही है। नहीं बोल रहे हैं, ना बोलें, अपनी मर्जी की। सभी तैयारियों से संतुष्ट होकर वह पूजा कर चुकी थी, पर आज केशव तो कुछ ज़्यादा ही देर कर रहा था घर लौटने में। अब उसे बुरी तरह से घबराहट होने लगी। रात के 12 बजे थे। उसने त्योहारों की सब तैयारियां कर ली थी। पूजा भी अकेले ही करनी पड़ी। सब कुछ तो उसके मन का था, मगर अब उसे केशव के बिना कुछ भी सुहा नहीं रहा था। उसने प्रिया से कुछ पूछने की कोशिश की, मगर वह चुप लगाकर चली गई। घर वालों ने भी उसे कुछ ना कहा। बस उसे कुछ ऐसा लगा कि सब उससे कुछ छुपा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद उसने रिक्शे पर केशव को उसके सहकर्मी के साथ बैठे देखा। वो सहम कर उधर दौड़ी तो उसने इशारे से उसे मना कर प्रिया को बुलाया और दवा देते हुए कहा, इन्हें परेशानी थी आंखों में और सड़क पार करते समय एक्सीडेंट हुआ था और बेहोश हो गए, पर भाभी को बताने के लिए मना किया था। ड्रिप चढ़ी है और कोशिश करना कि तनाव ना हो। केशव कल्पना की तरफ मुंह फेरकर सीधे अपनी माँ के कमरे में जाकर लेट गया। अब कल्पना से ये बेरुखी भी सहन नहीं हो रही थी। वो व्यग्रता से उनकी ओर लपकी, मगर केशव ने अपनी जेब से एक पुड़िया निकालकर कमजोर आवाज में कहा, प्रिया, इसे अपनी माँ को दे दो। नहीं चाहिए मुझे। वो जोर से रोने लगी। ये क्या हो गया है आपको? पहले भी मैंने बहुत मनमानी की, मगर आपने कभी ऐसे दिल पर ना लिया। क्या करता कल्पना, जब तुम कुछ सुनने को राजी ही नहीं थी तो क्या कहता और क्या सुनाता। तुम्हारी आंखों पर चढ़ी चकाचौंध और बाजारवाद की पट्टी ने ही तुम्हें बुरा बनाया है, मैंने नहीं। तुम्हें खुश रखने की कोशिश में मैं अपनी ज़रूरतों को पीछे ही करता गया, मगर तुम अपने गुस्से के आगे कुछ कहाँ देख पाई। देखा जी, लेकिन बहुत देर से नज़र पड़ी मेरी। डॉक्टर के पर्चे में लिखा था कि आपकी आंखों का ऑपरेशन ज़रूरी है। कोई और होती तो शायद अपनी गृहस्थी बचाती। मुझ मतलबी ने ना आपके आंसू देखे और ना ही आपका मौन। बस भगवान से यही मनाती रही कि सब कुछ ठीक हो। जो बात आप मुझे कहकर ना समझा पाए, वो सब बातें मुझे आपकी बेरुखी ने समझा दी। दुल्हन, दाम्पत्य की असली सुंदरता एक दूसरे का साथ देने में है। ये सिंदूर का नाता तुम दोनों के मध्य एक दूसरे की सुरक्षा है। केशव की माँ ने कहा, तुम घर में हो तो ये बेफिक्र है और ये ठीक है तो तुम सुरक्षित हो। ये लाल रंग ना हो तो सब फीका है। देख तो रही हो मुझे। और कल्पना ने सहम कर कहा, अम्मा जी और प्रिया के पापा, मुझे मेरी नादानी के लिए माफ़ कर दीजिए। सच्चे दिल से शर्मिंदा हूँ और मुझे हो सके तो तू भी माफ़ कर दे प्रिया, क्योंकि एक माँ सब बर्दाश्त कर सकती है, अपनी संतान की नज़र में गिरना नहीं। मम्मी, मुझे पता था कि आप दिल की बुरी नहीं हो, वो धीरे से बोली। तब तक उसकी दादी ने कहा, अरे लाडो, जाकर एक प्लेट में मिठाई ला तेरी माँ के लिए। कुछ अच्छा हो तो मीठा खा लेना चाहिए। और प्लेट मेज पर रखकर दोनों बाहर निकल गई। अब कमरे में केशव और कल्पना अकेले थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, सुनिए जी, माफ़ कर दीजिए। मुझे समझ में आ गया कि मेरा असली गहना सिर्फ आप हो, मेरा सिंदूर। पता है, अकेले पूजा करते समय सब था मेरे पास, पर सब बेकार लग रहा था आपके बिना। लग रहा था बस किसी तरह आपको देख लूं तो सुकून पाऊं। मन में बड़े बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि आप सकुशल हो। बस अब कभी जिद नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। मुझे पता था कि देर सवेर तुम भी समझोगी ही। लज्जित कल्पना की समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिया अपनी बेटी से वो किस तरह से आंखें मिलाए।